नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार पोस्ट। आपके साथ मैं हूं शबा। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और असदुद्दीन ओवैसी की जब जब बिहार में एंट्री होती है तो वहां की सियासी फिजा का पारा खूब गर्म हो जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने वाले नीतीश कुमार नहीं थे, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी थे, जिन्होंने बिहार के सीमांचल में 5 सीटें जीती। कहने को ये 5 सीटें बहुत कम थीं, लेकिन फिर भी वो 5 सीटें तो जीते, बाकी कम से कम 10 से 15 सीटों पर उन्होंने राजद के प्रत्याशियों को हरवाने का काम किया। यानी कि उनके प्रत्याशी भले ही बहुत ज्यादा आंकड़ों में न जीत पाए हों, लेकिन उनके उम्मीदवारों ने लालू के बेटे की कुर्सी को उनके नीचे से सरका दिया। पिछले चुनाव में उन्होंने 5 सीटें जीती तो उन्हें बीजेपी की बी टीम होने की तोहमत झेलनी पड़ी। तेजस्वी और कांग्रेस ने उन्हें यही बातें कही। अब इसी तोहमत को मिटाने के लिए ओवैसी साहब एक बार फिर कथित सेकुलर वोट बंटने की इस तोहमत को लेने की बजाय महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। बिहार की सियासी फिजा में यह मामला खूब घूम रहा है। हालांकि ओवैसी साहब के इस दांव से महागठबंधन मुश्किलों में ही है, क्योंकि ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता चुके महागठबंधन के लिए उनकी अर्जी अब तो ना उगलते बन रही है और ना निगलते। मुमकिन उम्मीद है कि ओवैसी साहब के इस दांव पर 9 जुलाई को, अभी जब पटना में राहुल और तेजस्वी मुलाकात किए थे, तो बताया जा रहा है कि इस टॉपिक पर भी चर्चा हुई। बात इस पर भी हुई है कि इनका करना क्या है, इन्हें महागठबंधन में लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो किस तरह एडजस्ट करना है, कितनी सीटें देना है, और सबसे बड़ी दुविधा इसी बात की है कि भाई साहब मियां भाई को कैसे इस महागठबंधन में एडजस्ट किया जाए। अगर एडजस्ट कर लेते हैं तो भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, वो भी हम आगे आपको बताएंगे कैसे ये राजद के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो जाएगी, कैसे बीजेपी के लिए एक तरफा हिंदू वोटों का एक झुटका फॉर्मूला बना देगी, और ये राजद और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलें हैं। राजद के लिए बिहार के लेवल पर और कांग्रेस के लिए नेशनल लेवल। ये सरदर्दियां दोनों बड़े नेताओं तेजस्वी और राहुल के लिए बिहार के चुनाव में इस समय है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सीमांत बिहार की मुस्लिम बहुल 5 सीटें जीती थी और महागठबंधन को चौंका दिया। काफी हद तक ये सफलता आरजेडी की कीमत पर ओवैसी को मिली थी, क्योंकि यह बात आप भी जानते हैं कि मुस्लिम वोटर परंपरागत रूप से आरजेडी का वोट बैंक माना जाता रहा। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव की तो पॉलिटिक्स का समीकरण ही यादव और मुसलमान था। यही उनकी लंबी सियासी पारी का आधार रहा है, और अब तेजस्वी भी इसी समीकरण को साथ करके सत्ता की कुंजी को पाना चाहते हैं। इसके बाद कांग्रेस और आरजेडी ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता दिया। बाद में हुआ यह कि राजद ने 5 में से 4 विधायकों को तोड़ लिया और अपने साथ मिला लिया। यह डर ओवैसी के लिए है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, 5 विधायक भी जीत जा रहे हैं, तो वो चुनाव के बाद जो पार्टी सत्ता में होती है उसके साथ मिल जाते हैं। हालांकि यह अकेला डर ओवैसी का नहीं है, कुछ यही कमोबेश डर बसपा यानी कि मायावती के लिए भी रहता है। मायावती के भी विधायक जो जीतते हैं वो सत्ताधारी पार्टी के साथ चले जाते हैं। ये बहन जी के लिए भी डर है। बहन जी की कहानी किसी दिन और सुनाऊंगा, आज ओवैसी की सुन लीजिए। अब इस बार ये डर दोनों तरफ से है। आरजेडी को डर ये है कि ओवैसी के जीते विधायक बाद में आरजेडी के साथ चले जाएंगे। ऐसे में दोनों एक दूसरे के लिए मजबूरी भी है और मजबूती भी। एक बात यह भी है, कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति करती है, इसीलिए ओवैसी के दांव पर वो फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। दूसरा डर काउंटर पोलराइजेशन का भी है। क्या होता है काउंटर पोलराइजेशन? ऐसे समझिए कि ओवैसी को साथ लेने से बीजेपी की हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को भरपूर फायदा होगा। हिंदू
भाजपा के लिए एकजुट हो जाएगा और यही राजद कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा कि अगर मियां भाई को अपने साथ लेते हैं तो मुसलमान तो आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन हिंदुओं की एकजुटता बीजेपी के लिए हो जाएगी, राजद के लिए ये मुश्किल हो जाएगी, जदयू के लिए भी ये काम करेगा। कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि ओवैसी की एक राजनीतिक ये चाल है जो संभवतः भविष्य में बीजेपी की मदद के लिए चली गई है, यानी विपक्ष ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने के अब भी तोहमत लगा रहा है, बल्कि उनको कथित सेकुलर वोट करने से बचाने की पहल करने वाले नेता के रूप में भी देखा जाए और उनका वोट बैंक भी सलामत है। ओवैसी की ये चाल कांग्रेस बखूबी समझ रही है, इसीलिए उसकी तरफ से इस पूरे मामले पर कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। पिछले विधानसभा चुनावों का आपको जिक्र करता हूं और बताता हूं कि एआईएमआईएम ने किन किन सीटों पर जीत हासिल की थी और उनके खिलाफ कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी हारे। तो सबसे पहले सीट थी पूर्णिया, जहां की अमौर सीट पर एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान चुनाव जीते थे। इन्होंने राजद के जफर साहब को करीबन 18,000 के वोटों से मार्जिन से हराया था। इसके बाद दूसरी सीट थी किशनगंज की कोचा धामन सीट, जहां पर मोहम्मद इजहार आसफी ने सबको चौंका दिया था। उन्होंने जदयू के मुजाहिद आलम को 2,299 वोटों के आसपास पटखनी दी थी। तीसरी सीट है पूर्णिया की बाइसी, जहां से सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने राजद के विनोद कुमार को लगभग 15,000 के वोटों से हराया था। चौथी इंपॉर्टेंट सीट थी अररिया की जोकी हाट सीट, जिस पर शहनवाज आलम ने अपने बड़े भाई सरफराज आलम को राजद के प्रत्याशी के तौर पर पटखनी दी थी। ये सीट बड़ी चर्चाओं में थी क्योंकि सरफराज आलम को राजद ने टिकट दिया तो एआईएमआईएम ने शहनवाज आलम को दे दिया। दोनों भाई थे, छोटे बड़े भाई का चुनाव वहां पर। यहां पर शहनवाज आलम जो थे वो करीबन 7,000 वोटों के आसपास से जीते। और आखिरी और पांचवी सीट थी अररिया की सिकटी विधानसभा, जहां पर एमआईएम ने बड़ा उलटफेर करते हुए अंजार नईम ने बीजेपी के विजय मंडल को 5,000 वोटों के आसपास मार्जिन से हरा दिया था। बाद में क्या हुआ, ये ओवैसी के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। चुनाव जब खत्म हुआ और बिहार में राजद और जदयू की सरकार बनी तो इन्हीं के 5 में से 4 विधायक पार्टी छोड़ गए और वो राजद के साथ चले गए। और ये ओवैसी के लिए बड़ी परेशानी कि हम जितवा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम कैंपेन कर रहे हैं, हमारे नाम पे तुम चुनाव जीत रहे हो और उसके बाद तुम चले जा रहे हो जीती हुई पार्टी के साथ जो सत्ता में आने जा रही है। और चूंकि जब आप राजनीतिक संवैधानिक हिसाब से एक तय आंकड़े के से ज्यादा जाते हैं, यानी कि 50% से मोर देन अगर आप जाते हैं, तो फिर दल बदल कानून में भी आप नहीं आते। 5 में से 4 चले गए तो ओवैसी साहब दल बदल का कानून भी नहीं लगा सकते। वो विधायक जीते हुए चले गए, एआईएमआईएम के विधायक राजद के साथ चले गए। तो ओवैसी को ये डर फिर भी सता रहा है कि अगर अकेले लड़ेंगे सत्ता में भले ना आए, लेकिन बिहार में चुनाव और जो सरकार बनेगी वो राजद और जदयू में से ही किसी की बनेगी। ऐसे में फिर हम जिताएं 2, 4, 5 विधायक और ये लोग फिर चले जाएं राजद के साथ या जदयू के साथ। ये ओवैसी के लिए बड़ी मुश्किल है। खैर, महागठबंधन के इस ओवैसी के प्लान पर क्या रुख रहते हैं, इस पर सबकी निगाहें, लेकिन बिहार के इस विधानसभा चुनाव में नो डाउट ओवैसी एक मजबूत और मजबूरी वाली जो हड्डी हैं वो राजद के लिए है। राजद अगर उनको अपने साथ ले रहा है तो बीजेपी और जदयू के निशाने पर हिंदू मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हो जा रहा है, क्योंकि जिस तरह मुसलमानों के लिए बीजेपी फायदे का सौदा नहीं है, इसी बात का राजनीतिक लाभ लालू और तेजस्वी उठाते रहे हैं, उसी तरीके से ओवैसी को हिंदू मतदाता पसंद नहीं करता। अगर राजद उन्हें अपने साथ लेती है तो भले राजद के साथ मुस्लिम मतदाता हो, हिंदू मतदाता कम तादाद में हो, लेकिन कांग्रेस के साथ इसका नुकसान ज्यादा है। तो अब ऐसे में कैसे बीच की सेटिंग बैठती है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। आपको 2 सवालों के साथ छोड़ जाता हूं। पहला सवाल ये कि राजद के साथ क्या ओवैसी के महागठबंधन की कोई गुंजाइश आपको दिखती है, हमें बताइए। और दूसरा ये कि अगर ओवैसी बिहार में अकेले चुनाव लड़ते हैं तो फिर 2020 वाली कंडीशन कहीं तो नहीं बनेगी जो राजद और कांग्रेस के लिए एक बार फिर से सत्ता की कुंजी को दूर कर देगी। इस पर आपका क्या नजरिया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।